everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you're new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join the Telegram group, you can click on the link given in the description. आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी से है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम सब कवर कर चुके हैं थियोरी पार्ट। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज। जो ये चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको सॉल्व करने के लिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट उसमें से है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन दिस प्लांट इज। तो फिनोटाइपिक रेशियो फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? तो याद रखें, इस टाइप ऑफ जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें रेड कलर के फ्लावर को जो है व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस किया गया था और उसके बाद F1 जनरेशन मिला था जो पिंक कलर का फ्लावर था और फिर उसे वापस क्रॉस किया गया। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया? तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो आया था 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट। तो रेशियो था 1:2:1। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि रेशियो आया है 1:2:1। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन डायहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग शो 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स व्हाइल द जीनोटाइप्स आर। तो डायहाइब्रिड क्रॉस जब आप लोगे, जैसे कि जब आप जो है यहाँ पे राउंड येलो सीड को क्रॉस करोगे इसके रिंकल और ग्रीन सीड के साथ, तो राउंड येलो सीड को आप क्रॉस कर रहे हो रिंकल ग्रीन सीड के साथ, तब आपका F1 जनरेशन मिलेगा और F1 जनरेशन से F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स मिलते हैं। तो जीनोटाइप्स कितने टाइप के मिलते हैं? तो याद रखें, वहां जीनोटाइप 9 टाइप्स के मिलते हैं। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइप 4 टाइप्स के होते हैं व्हाइल जीनोटाइप्स 9 टाइप्स के। नेक्स्ट, a cross between an individual with unknown genotype for a trait with recessive plant for that trait is called as। तो यहाँ पे ये पूछा है कि आपने एक इंडिविजुअल को क्रॉस किया है विथ अननोन जीनोटाइप, जिसका जीनोटाइप आपको पता नहीं है, और उसको अब आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हो। तो आपके पास एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप आपको पता नहीं है, जो पता लगाना है, और क्रॉस किसके साथ कर रहे हो? रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, जिससे हम ये अननोन जीनोटाइप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, when phenotypic and genotypic ratios are same, then it is an example of। जब फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होता है तो उस केस में दोनों का रेशियो होता है 1:2:1, जो यहाँ पे मिला है हमें व्हाइट और रेड फ्लावर को क्रॉस करके। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम है 1:2:1, और वो है एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Next, if centromere is situated near the end of chromosome, the chromosome is called as। जब सेंट्रोमियर जो है उस क्रोमोसोम के नियर द एंड, नॉट एट द एंड, नियर द एंड, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रोपोज्ड बाय। तो जो क्रोमोसोमल थियरी था इनहेरिटेंस का, वो प्रपोज किया था सुटेन एंड बोवेरी ने। दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ द जीन्स आर लोकेटेड इन अ क्रोमोसोम एज PQRST। तो एक क्रोमोसोम पे जीन कैसे है? PQRST में।
तो आपको बताना है इनमें से कौन से जीन पेयर हैं जिनका लेस प्रोबेबिलिटी है जो इनहेरिट हो जाएंगे टुगेदर। तो आपको पता होगा जो जीन्स जो हैं क्लोजली प्लेस्ड होते हैं ऑन क्रोमोसोम, जीन्स जो क्लोजली प्लेस्ड हैं ऑन क्रोमोसोम, और टुगेदर इनहेरिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट जो दूर होंगे वो जल्दी इनहेरिटेड नहीं होंगे। अब देखिए पी एंड क्यू, यस वो क्लोजली जो है लोकेटेड है तो वो इनहेरिटेड हो सकते हैं टुगेदर। देन आर एन एस ये भी क्लोजली है तो ये भी हो सकते हैं। फिर एस और टी ये भी क्लोज है इसलिए ये भी हो सकता है। बट अब ध्यान रखें आप, P और S की बात करें तो P और S दूर है एक दूसरे से, ये दोनों जो है जीन, और इसलिए ये जो है इनके इनहेरिट टुगेदर होने के चांसेस कम है, और इसलिए आंसर है ऑप्शन डी, P एंड S। नेक्स्ट, फाइंड द मिसमैच पेयर। तो इसमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है वो बताना है। तो पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के लिए उन्होंने कहा है 44 प्लस XY। तो एक्चुअली यही पेयर जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में होता है 45 क्रोमोसोम, क्योंकि 21st क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमी में प्रेजेंट होता है, मतलब 3 पेयर्स में, इसलिए अब ये हो जाता है 45 टोटल, और XX और XY तो ये सेक्स क्रोमोसोम डिपेंड करते हैं क्या है, बट ये एक नंबर से इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम इस पेज तो ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट, अ कलर ब्लाइंड मैन इज मैरिज अ वुमेन विथ हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। तो एक कलर ब्लाइंड मेल है जिसने शादी किया है एक नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल से, तो उनके सन को दैट इज F1 जनरेशन में कलर ब्लाइंड होने की चांसेस क्या है। तो याद रखें F1 जनरेशन में जितने भी मेल होंगे दैट इज 50% ऑफ द चिल्ड्रेन, दैट इज दी ऑल मेल्स, 50% चिल्ड्रेन उनके क्या होंगे, ऑल मेल्स, और नॉर्मल ही होंगे, ठीक है। और बाकी 50% ऑफ चिल्ड्रेन जो है ऑल फीमेल, मतलब 2 मेल होने वाला है उनको 2 फीमेल होने वाले हैं। एक कलर ब्लाइंड मैन की शादी किससे हुई है, एक नॉर्मल वुमेन से, तो उन्हें 4 बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी है, जो है 2 मेल और 2 फीमेल। अब ये फीमेल जो है वो कैरियर होंगी, तो F1 जनरेशन में कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है, और मेल्स तो यहाँ पे जो सन्स हैं दैट इज मेल्स वो तो सबके सब नॉर्मल है, तो प्रोबेबिलिटी है 0%। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। तो ये प्रूफ करना है आपको कि टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस है बट बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि बैक क्रॉस करवाने के लिए, यदि आपको बैक क्रॉस करवाना है तो उसके लिए आप जो F1 जनरेशन है, जो अननोन जनरेशन है, उसे आप किसी के साथ भी क्रॉस करवा सकते हो, डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट पेरेंट के साथ या फिर रिसेसिव पेरेंट के साथ, इट डिपेंड्स आपने क्या लिया है, कुछ उससे मैटर नहीं करता है। तो बैक क्रॉस करवाने के लिए आपको क्या लेना है, F1 जनरेशन, उसके साथ डोमिनेंट पेरेंट या फिर रिसेसिव पेरेंट। बट टेस्ट क्रॉस के लिए जब आपको टेस्ट क्रॉस करवाना हो तो सिर्फ एक ही है कि F1 जनरेशन को आप क्रॉस करवा दें सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ। इसका मतलब ये है कि टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस हो सकता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस कैन बी अ एग्जांपल ऑफ बैक क्रॉस, क्योंकि बैक क्रॉस में भी F1 जनरेशन रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस हो सकता है जैसे टेस्ट क्रॉस में हो रहा है, इसलिए टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, बट हर एक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता, क्योंकि बैक क्रॉस में F1 जनरेशन डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी क्रॉस हो सकता है बट टेस्ट क्रॉस में नहीं। इसलिए हर एक टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस है बट हर एक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब आपके पास 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है,
उनमें से एक जिसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर्स है और दूसरा जिसके पास रिसेसिव कैरेक्टर है, दोनों होमोजाइगस है, करेक्ट, दोनों में सेम टाइप ऑफ जीन्स है। तो जब उनमें क्रॉसिंग होता है तब F1 जनरेशन में इनमें जब क्रॉसिंग हो जाएगा तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखेगा, तो F1 जनरेशन में क्या दिखेगा, अब इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जब क्रॉस हो गए तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखेगा उस कैरेक्टर को हम कहेंगे डोमिनेंट, और जो F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है उसे कहेंगे रिसेसिव। बट ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है सब केस में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा था, जब व्हाइट कलर का फ्लावर जो है रेड कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस हुआ था तो F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिला था, ना कि व्हाइट ना कि रेड, मिला डायरेक्ट पिंक। तो यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं वर्क किया। नेक्स्ट को डोमिनेंस में हम देखा है हमने कि यदि एक गाय जो पूरी तरह व्हाइट है और एक गाय जो पूरी तरह ब्राउन है उन्हें क्रॉस किया था तो हमें F1 जनरेशन में ऐसी गाय मिली थी जिनके ऊपर व्हाइट के ऊपर ब्राउन पैच है या फिर ब्राउन के ऊपर व्हाइट पैच है, मतलब साथ में डोमिनेंट थे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस ये प्रूफ करते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता और इसलिए वो यूनिवर्सल नहीं है। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब इन टर्म्स को डिफाइन करना है। पहला है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जहां पेरेंट्स जो हैं उनके पास दो हेरिटेबल कैरेक्टर्स को यदि क्रॉस किया जाए तो उसे कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें पेरेंट्स के दो अलग हेरिडेटेबल कैरेक्टर्स को क्रॉस किया गया, जैसे क्रॉस बिटवीन टॉल round seeded plant with dwarf prickle seeded plant। नेक्स्ट है होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब वो इंडिविजुअल जिनके पास आइडेंटिकल अलीज है फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। मतलब आइदर ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास दोनों भी दोनों भी क्रोमोसोम है, वो दोनों भी डोमिनेंट वाले हो, या फिर ऐसा जिसके पास दोनों भी रिसेसिव हो पर दोनों सेम हो। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस। मतलब ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास जो अलीज है एक पर्टिकुलर ट्रेंड के लिए वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में या डिफरेंट है, जैसे एक टॉल वाला है और एक शॉर्ट वाला, ये दोनों साथ में हो तो इंडिविजुअल हो जाएगा हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। तो पहले ही मैंने बताया है टेस्ट क्रॉस मतलब ओ क्रॉस जहां F1 जनरेशन को हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। तो जहां F1 जनरेशन होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस होगा उसे कहेंगे टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट, व्हाट इज एलोसम। तो ओ क्रोमोसोम्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं सेक्स डिटरमाइन करने के लिए उन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर एलोसम्स। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली एक प्रोसेस है जिससे न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन बनते हैं बाय इंटरचेंजिंग या फिर एक्सचेंज करके कुछ सेगमेंट्स फ्रॉम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये कब होता है, ये जो एक्सचेंज है या इंटरचेंज है वो होता है इन द माइक्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। इस मैकेनिज्म में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है सिनेप्सिस, दूसरा होता है टेट्राड फॉर्मेशन, तीसरा है क्रॉसिंग ओवर, चौथा है टर्मिनाइजेशन। ये फिनोमिना क्रॉसिंग ओवर बहुत जरूरी है और यूनिवर्सल है। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हेल्प करता है नेचुरल सिलेक्शन में, जो हेल्प करेगा इंक्रीज करने के लिए चांसेस ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जांपल है फिनिल कीटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट, व्हाट आर एक्स लिंक्ड जीन्स। तो एक्स लिंक्ड जीन्स वो जीन्स हैं जो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर होलैंडरिंग ट्रेंड्स। तो वो ट्रेंड्स जो कंट्रोल किए जाते हैं जीन्स द्वारा,
जो प्रेजेंट होते हैं ओनली ऑन वाई क्रोमोसोम, उसे कहते हैं होलांड्रिक ट्रेंड्स। मतलब वो ट्रेंड्स जो कंट्रोल किए गए हैं बाय जीन्स, जो प्रेजेंट है ओनली ऑन वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम्स। तो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है? वो है डाउन सिंड्रोम, जहां 21st क्रोमोसोम पे नॉन डिसजंक्शन नहीं होता है, जिससे वहां पे उस पर्सन में 45 ऑटोसोम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट सेक्स लिंकेज। तो यहाँ पे जो है एक्स लिंक लिंकेज का एग्जांपल है हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया। वाई लिंक का है हाइपरट्राइकोसिस। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट, इनलिस्ट 7 ट्रेंड्स ऑफ पी प्लांट सिलेक्टेड बाय मेडली। तो मेडली ने पढ़ने के लिए पी प्लांट के कौन से 7 जो कैरेक्टर्स है उसे स्टडी किया था। तो जो है मेडली ने ये 7 कैरेक्टर चूज किया था। पहला था सीड शेप, दूसरा सीड कलर, तीसरा पॉड शेप, चौथा पॉड कलर, पांचवा कलर फ्लावर कलर, सिक्स्थ कलर फ्लावर लोकेशन एंड द लास्ट प्लांट हाइट। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो मेडले ने स्टडी किए थे अपने जो है यहाँ पे स्टडी किए थे 7 ट्रेंड्स ऑफ पी प्लांट। यहाँ पे आप उनके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स भी आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे सीड शेप में राउंड और रिंकल लिया था, सीड कलर में येलो और ग्रीन लिया था, पॉड शेप में इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड लिया था, पॉड कलर में ग्रीन और येलो लिया था, फ्लावर कलर में पर्पल एंड व्हाइट लिया है, फ्लावर लोकेशन में एक्सियल एंड टर्मिनल, और प्लांट हाइट में टॉल एंड शॉर्ट। नेक्स्ट, why law of segregation is also called as law of purity of gametes। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ये कहता है कि F1 जनरेशन में जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तब वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एंटर करते हैं डिफरेंट गैमेट्स में। मतलब जो भी जीन्स जो प्रेजेंट है F1 जनरेशन में, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान वो जीन्स जो हैं या अलीज जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो भी गैमेट बनेगा वो टोटली प्योर गैमेट होगा और वो कैरी करेगा सिर्फ एक ही अली। ठीक है, आइदर वो अली डोमिनेंट होगा या रिसेसिव, वो डिपेंड करता है, बट वो एक ही अली कैरी करेगा। और इसलिए इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि हर एक गैमेट यहाँ पे प्योर होता है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन फिलियोट्रॉपी। अब ये जो है ये कंट्रोल होता है जब एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है 2 डिफरेंट ट्रेट्स को। तो यदि एक सिंगल जीन 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा हो तो उसे कहेंगे फिलियोट्रॉपी, और इस जीन को कहते हैं फिलियोट्रॉपिक जीन और फिनोमिना को फिलियोट्रॉपिक। इस केस में फिनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2, जो एक्सपेक्टेड है वो है 3:1, बट मिल रहा है 1:2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो रिसेसिव वाला होमोजाइगोट है, मतलब ऐसा होमोजाइगोट या ऐसा बच्चा जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स है, वो मर जाता है। इस डिजीज का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जहां रिसेसिव जीन होता है HBS और नॉर्मल जीन या डोमिनेंट जीन होता है HBA। यदि किसी के पास HBA और HBS हेट्रोजाइगोट्स के तौर पे प्रेजेंट है तो वो पर्सन कैरियर्स होते हैं और उनमें माइल्ड एनीमिया दिखता है, और उनके जो आरबीसीज है जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तब वो सिकल शेप ले लेंगे। बट जिसमें जब हो जाता है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ऐसा HBS वाला, ये वाला जाइगोट मर जाता है। तो यहाँ देखते हैं, जब पेरेंट एक सिकल सेल कैरियर के साथ शादी करता है तब यहाँ पे होता है HBA HBS, एक नॉर्मल जीन, एक सिकल शेप जीन। सिमिलरली यहाँ पे भी HBA HBS। अब इनमें जो है क्रॉसिंग होगा, उनके बाद उनमें जो बच्चे होंगे उनके जीनोटाइप होंगे HBA HBA, दैट इज नॉर्मल, एक बच्चा उनका नॉर्मल है। 2 बच्चे जिनमें HBA HBS होगा, दैट इज वो 2 बच्चे कैरियर होंगे सिकल सेल एनीमिया के,
और एक जो तीसरा बच्चा है, मतलब चौथा बच्चा है, वो एक्चुअली होगा होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज HbS और ये सिकल सेल एनीमिया होगा इस पर्सन को, और ये पैदा होते ही मर जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो रेशियो है वो है 2:1, दैट इज एक उनमें से नहीं बच रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेडले सक्सेस। तो मेडले ने सक्सेस पाया क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को बहुत केयरफुली प्लान किया और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल यूज किया। उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन किए फॉर ईच टाइप ऑफ द कैलकुलेशन, और उन्होंने ये सब रिजल्ट से रेशियो के फॉर्म में लिखा। पी प्लांट में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होते हैं उन्हें वो इजिली रिकॉग्नाइज कर पाए, इसलिए उन्होंने पी प्लांट्स को ही चूज किया। उन्होंने पी प्लांट के 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को साथ में स्टडी किया, ठीक है। उनको नाम दिया, जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उन्हें नाम दिया फैक्टर्स, और हर एक फैक्टर का लोकेशन जो है क्रोमोसोम पे वो स्टडी करने की कोशिश की कि वो कैसे ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस भी इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड एंड नॉट मदर। तो यहाँ बताना है कि जो है पिता रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चा गर्ल होगा कि बॉय, ना कि माता। तो कैसे? तो जब मेल का शादी हुआ फीमेल से, तब मेल ने 2 टाइप ऑफ गैमेट्स बनाए, एक्स गैमेट, वाई गैमेट, वाइल फीमेल ने सिर्फ एक ही टाइप ऑफ गैमेट बनाया, XX। अब इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब मेल का एक्स गैमेट फीमेल के एक्स गैमेट के साथ मिला तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 टाइम फीमेल हो सकती है, या फिर मेल का वाई गैमेट जो है वो एक फीमेल के एक्स गैमेट के साथ मिला तब वो मेल पैदा हुआ। तो यहाँ सेक्स रेशियो 1:1 है, बट याद रखें मेल जो है वो हेट्रोजाइगस है, क्योंकि उसमें 2 अलग गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, उसमें 2 अलग जीन है, और इसलिए अब ये मेल रिस्पॉन्सिबल है कि उन्हें बेटी होगा कि बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज लिंकेज एंड हाउ मेनी लिंकेज अकर्स डू ग्रुप्स अकर इन ह्यूमन बीइंग। तो लिंकेज क्या है? वो टेंडेंसी है 2 या 2 से ज्यादा जीन्स का जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और वो साथ में ही इनहेरिटेड होते हैं। मतलब 2 या 2 से ज्यादा जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ में ट्रैवल करेंगे, उन्हें कहते हैं लिंकेज। ह्यूमन बीइंग में बात करें तो कितने लिंकेज ग्रुप हैं? तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ डाइप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं उतने लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और इसलिए उसके पास 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट अ नोट ऑन PKU। PKU होता है फिनाइल कीटोरिया। ये है एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये होता है ड्यू टू रिसेसिव ऑटोसोमल जीन। यहाँ पे जो रिसेसिव जीन है वो प्रेजेंट होता है होमोजाइगस कंडीशन में। अब यहाँ पे फिनिल एनिलिन हाइड्रोलेस एंजाइम होता है, वो प्रोड्यूस नहीं होता इन पर्सन में। ये एंजाइम एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है जो अमाइनो एसिड फिनिल एनिलिन है उसको ट्रायोसिन में कन्वर्ट करने के लिए, बट ये एंजाइम एब्सेंट होने की वजह से फिनिल एनिलिन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसके वजह से फिनिल एनिलीन और उसके डेरिवेटिव ब्लड में एक्युमुलेट होते रहते हैं या फिर CSF में एक्युमुलेट होते रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे जैसे इनका एक्युमुलेशन बढ़ता जाता है, मतलब अमाउंट इन ब्लड या CSF बढ़ता जाता है, वो ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते जाते हैं और जिससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और साथ ही साथ ये बाद में एक्सेस अमाउंट जो है यूरिन से भी बाहर निकलने लगता है, इसलिए इस डिजीज का नाम है फिनिलकीटोरिया। नेक्स्ट, कंपेयर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स और वाई क्रोमोसोम को कंपेयर किया जाए तो याद रखें एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक है। एक्स क्रोमोसोम है वो लंबा है वाई क्रोमोसोम से, वाई क्रोमोसोम छोटा है एक्स क्रोमोसोम से। एक्स क्रोमोसोम में लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन है, बट वाई क्रोमोसोम में लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन है और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन है। एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में मिलता है।
जो नॉन होमोलोगस पार्ट है एक्स क्रोमोसोम का, वो ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स दिखाता है देन वाई, क्योंकि वो बड़ा होता है नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई से। दूसरा, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम वो फ्यू जीन्स दिखाते हैं देन एक्स क्रोमोसोम। एक्स लिंक जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, वाई लिंक जीन्स जिन्हें होलैंड्रिक जीन्स भी कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम पे। जीन्स जो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पे वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं, वाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट है वो स्ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वो प्रपोज किया था सूटोन एंड बोवेरी ने। इनके पोस्टुलेट्स इस तरह से थे कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, इन स्टोमेटिक एंड डाइप्लॉइड स्टिल। नेक्स्ट, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट होते हैं, असॉर्ट होते हैं इंडिविजुअली इन मियोसिस, और इस समय हर एक गैमेट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम का पेयर आता है, पेयर में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम हर गैमेट में आता है। जो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स है वो कैरिड होते हैं क्रोमोसोम से जो प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच गैमेट। गैमेट्स दैट इज स्पर्म और एग दोनों भी कंटेन करते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, और ये फॉर्म करते हैं लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड पेरेंट। जहां यूनियन होता है स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन के दौरान, वहां वापस डाइप्लॉइड कंडीशन बन जाता है। मतलब पहले हैप्लॉइड कंडीशन था तो स्पर्म भी हैप्लॉइड है और एग भी हैप्लॉइड है, और दोनों में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब वो 2n हुआ, दैट इज डाइप्लॉइड कंडीशन आ गया। और ये जो कंडीशन है जो एक मेल और फीमेल से अपने बच्चे में जा रहा है, इसके वजह से यहाँ पे जो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स जो है यहाँ से ट्रांसफर भी हो रहे हैं और बच्चे को माता पिता से जोड़ते भी हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन चार्ट एंड एक्सप्लेन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेंड इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दें, तो यहाँ पे एक्चुअली एक पेरेंट है, ठीक है, और दूसरा पेरेंट है, दोनों में जो है क्रॉसिंग हो रहा है। ये F1 जनरेशन मिल रहा है, F1 जनरेशन का एक प्योर के साथ वापस क्रॉसिंग हो रहा है, और ये F2 जनरेशन है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा कि F1 जनरेशन में अपने पेरेंट जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही दिख रहा है, बट बाकी सब अलग है, करेक्ट। बट F2 जनरेशन में वापस जो है ऊपर वाले जनरेशन से दिख रहा है। मतलब आप समझ जाइए ये क्या है, ये एक फादर है जिसको कोई डिजीज है, ये नॉर्मल मदर है, ठीक है। अब उनके 4 बच्चे हुए हैं, 2 नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ठीक है। मतलब ये कैरियर्स कह सकते हो, ये कैरियर है, ये कैरियर है, ये नॉर्मल है क्योंकि मदर जैसा ही दिख रहा है, ये नॉर्मल है, और ये जो है वो एकदम अलग ही है, ठीक है। अब ये जो है इसकी शादी वापस हुई इस कैरियर के साथ, तो अब यहाँ पे जो पैदा हुआ है वो अपने दादा जैसे दिख रहा है, मतलब सॉरी नाना जैसे दिख रहा है। और ये कैसे हुआ, क्योंकि क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म है, और ये ऑब्वियसली लिंक्ड है यहाँ पे सेक्स लिंक ट्रेंड से, इसलिए ये है सेक्स लिंक ट्रेंड। तो ये कौन सा ट्रेंड है, सेक्स लिंक। और ये ट्रेंड का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कलर ब्लाइंडनेस, जहां पे जो है नाना से आता है उसके ग्रैंडसन में, तो फादर से वो ग्रैंडसन में जाता है थ्रू डॉटर। तो इस तरह, या फिर हीमोफीलिया, ये डिजीजेस भी ये डायग्राम एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड रीराइट इट। 21 ट्राइसोमी, 21 ट्राइसोमी किसमें दिखता है, डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट, एक्स मोनोसोमी वो दिखता है टर्नर सिंड्रोम में। होलैंड्रिक ट्रेंड्स दैट इज वाई रिलेटेड डिजीज दैट इज हाइपरट्राइकोसिस फेमिनाइज्ड में जो है क्लियनफेल्टर सिंड्रोम में। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल एंड चेकरबोर्ड मेथड। डाइहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जहां पे जो 2 कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के वो स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस में एग्जांपल में यहाँ पे हमने जो पेरेंट्स लिए हैं वो येलो एंड राउंड,
विथ रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड लिए हैं, उन्हें क्रॉस किया, फिर F1 जनरेशन मिला और F1 जनरेशन से ये मिला। तो ये है आपका चेकरबोर्ड मेथड जिससे ये बताया गया है। तो ये है चेकरबोर्ड मेथड, तो उससे आप F2 जनरेशन भी निकाल सकते हैं। उसका फिनोटाइप है 9:3:3:1। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ क्या कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि जब हाइब्रिड possessing two or more pairs of contrasting characters forms gametes, the factors in each pair segregate independently from each other। तो जब हाइब्रिड क्रॉसिंग हो रहा है तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, तो हर एक कैरेक्टर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इंडिपेंडेंटली अलग अलग गैमेट बनाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन टेस्ट क्रॉस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ओ क्रॉस जहां पे F1 जनरेशन के हाइब्रिड को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है। इस क्रॉस से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो F1 जनरेशन का इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस प्योर है या हाइड्रोजाइगस हाइब्रिड है। ट्रेस क्रॉस एक इजी, सिंपल, रिपीटेबल और प्रिडिक्टेबल मेथड है और ये यूज किया जाता है पता लगाने के लिए जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, whether it is homozygous pure or heterozygous। Next, what is parthenogenesis? Explain haploid diploid method of sex determination in honeybee। तो पार्थेनोजेनेसिस एक्चुअली वो प्रोसेस है जिससे फीमेल प्रोड्यूस करती है ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। तो उसे एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे है, द प्रोसेस by which female produces offspring from unfertilized egg, और इसे कहेंगे हम पार्थेनोजेनेसिस। अब यही मेथड हम हनीबी में देखें तो हनीबी में जो है क्रोमोसोम्स नहीं डिसाइड करते कि वो मतलब वो मेल है कि फीमेल है, बट हैप्लॉइड डाइप्लॉइड कंडीशन डिसाइड करेगा। तो हैप्लॉइड कंडीशन जो हो तब वो मेल होता है, यदि डाइप्लॉइड कंडीशन हो हनीबी में तो फीमेल है। तो फीमेल विथ 2n दैट इज डाइप्लॉइड कंडीशन यदि क्रॉस किया जाता है मेल के साथ विथ हैप्लॉइड कंडीशन, तब गैमेट्स बनेंगे। फीमेल एक हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा, फिर फीमेल एक और हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा, क्योंकि डाइप्लॉइड में था तो 2 हैप्लॉइड गैमेट्स बनाए फीमेल ने, बट मेल एक ही हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा। मेल का एक हैप्लॉइड गैमेट और फीमेल का एक हैप्लॉइड गैमेट जो है वो डाइप्लॉइड गैमेट बनाएंगे और वो बन जाएगी फीमेल। वाइल फीमेल का एक हैप्लॉइड गैमेट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस से बनाएगा एक हैप्लॉइड गैमेट और वो हो जाएगा मेल दैट इज ड्रोन इन दी हनीबीज, और ये फीमेल जो है फर्दर क्लासिफाई हो जाएगी क्वीन और वर्कर्स में। नेक्स्ट, इन द आंसर फॉर इनहेरिटेंस ऑफ X-linked gene, Madhav had shown carrier male, but he got his answer marked incorrect. Now, Madhav was wondering why his marks were cut. Explain the reason. तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि X-linked genes के इनहेरिटेंस में यहाँ पे कैरियर मेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो आप एक्सप्लेन कीजिए, ये इनडायरेक्टली पूछा है। तो यदि X-linked जीन का इनहेरिटेंस स्टडी करें तो X-linked जीन जो हैं वो लोकेटेड होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ X क्रोमोसोम पे, और ऑब्वियसली इस रीजन में जो भी जीन्स प्रेजेंट हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग Y क्रोमोसोम पे नहीं प्रेजेंट होंगे। तो यदि मेल के पास एक ही X क्रोमोसोम्स है, क्योंकि मेल के पास एक ही X क्रोमोसोम होता है, तो यदि मेल के पास ये वाला X क्रोमोसोम आ जाए जिसमें उस जीन में प्रॉब्लम था, तो आइदर मेल जो है वो नॉर्मल होगा या फिर वो होगा विद दैट डिजीज, बट वो कैरियर नहीं हो सकता। फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए फीमेल्स कैरियर बन सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्रोमोसोम है उनका नॉर्मल हो सकता है या फिर एक वो क्रोमोसोम है जो
विद डिजीज हो सकता है। तो एक क्रोमोसोम नॉर्मल होगा और एक विद डिजीज होगा, यही कंडीशन है। तो फीमेल्स जो है वो नॉर्मल हो सकती हैं, या फीमेल जो है वो कैरियर हो सकती हैं, या फीमेल जो है वो डिजीज के साथ हो सकती हैं, ठीक है। बट फीमेल में ये 3 पॉसिबिलिटीज है, मेल में नहीं। मेल आइदर नॉर्मल होगा या फिर कैरियर होगा, उसके अलावा सॉरी, या फिर वो डिजीज के साथ होगा, बट वो कैरियर नहीं हो सकता, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और एक ही एक्स क्रोमोसोम में आइदर वो विद डिजीज या फिर नॉर्मल, इट कैन नॉट बी कैरियर। बट फीमेल में हो सकता है कैरियर, क्योंकि फीमेल में दूसरा एक्स क्रोमोसोम भी है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए फीमेल में यदि एक नॉर्मल हो और एक डिजीज वाला एक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल बन जाएगी कैरियर। बट मेल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इसलिए माधव को उसका आंसर रॉन्ग मिला। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करना है, सैटेलाइट, न्यूक्लियस, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर का पोजीशन, क्रोमेटा मैट्रिक्स का ये, तो ये सब आप एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस है जिसमें कैरेक्टर फादर से जाते हैं उसके ग्रैंडसन में, ठीक है, फादर से जाते हैं उसके ग्रैंडसन में थ्रू हिज डॉटर। मतलब पहले फादर से जाएगा डॉटर में, पर डॉटर सिर्फ कैरियर होगी, उसमें वो डिजीज नहीं होगा, बट डॉटर का जो बच्चा होगा, मतलब अब ग्रैंडसन होगा, उसमें ये डिजीज दिखेगा, तो उसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। उसका एग्जाम्पल आप हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस में से कोई भी ले सकते हो। यहाँ मैंने कलर ब्लाइंडनेस लिया है, जहां नॉर्मल मेल में जो है एक्स कैरियर एक्स और वाई हो सकता है, मतलब नॉर्मल डोमिनेंट एक्स और वाई हो सकता है, या फिर कैरियर वाला जो एक्स है और वाई हो सकता है। तो आइदर मेल जो है नॉर्मल होगा या कलर ब्लाइंड, वो कैरियर नहीं हो सकता। यही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी आपको। बट फीमेल में 3 कंडीशन है, नॉर्मल फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल एंड कैरियर फीमेल। अब देखिए यहाँ पे, जब कलर ब्लाइंड मेल की शादी हुई नॉर्मल फीमेल के साथ, तब कलर ब्लाइंड मेल में एक एक्स गैमेट बना जो वो जीन जो डिजीज वाला उसे कैरी कर रहा था, एक वाई बना, और नॉर्मल फीमेल की तो नॉर्मल 2 एक्स बने। अब उनमें जो है बच्चे हुए, 4 पॉसिबिलिटी है, 2 बेटा 2 बेटी। तो जो बेटी हुई उन्हें, अब वो दोनों भी कैरियर थी और बेटे दोनों भी नॉर्मल थे। अब इस कैरियर बेटी की शादी हो गई नॉर्मल मेल से, उनमें वापस 4 गैमेट बने। तो अब उनके जो 4 बच्चे हुए, उनमें से एक नॉर्मल फीमेल है, एक नॉर्मल मेल है, एक कैरियर फीमेल है, और एक कलर ब्लाइंड मेल है, और उसे ये कलर ब्लाइंडनेस आया है अपने नाना से। इसलिए ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, जहां फादर से डॉटर में कैरियर बन जाती है और उससे उसके ग्रैंडसन को ये डिजीज होता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मेटासेंट्रिक, जहां पे आपका सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में होता है, और ये जो है ये वी शेप क्रोमोसोम भी कहलाता है। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक, जहां सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड होता है, ठीक है, मतलब नॉट टुवर्ड्स द एंड यू कैन से, बट नॉट एट एग्जैक्ट सेंटर, ठीक है, और ये एल शेप क्रोमोसोम भी कहलाता है। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक, जहां सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड है, और ये जे क्रोमोसोम भी कहलाता है। नेक्स्ट है टेलोसेंट्रिक, जहां सेंट्रोमियर एट द एंड है, और ये आई क्रोमोसोम भी कहलाता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको नेक्स्ट बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स या इस मेल पे बता सकते हो। मेरा वीडियो यहाँ पूरा देखने के लिए थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कमेंट, एनी सजेशन, you can ask me on askyourdoubt04@gmail.com or even in the comment box. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and stay tuned.